हाय एवरीवन, वेलकम टू क्विक बिट्स ऑफ यूपीएससी बाय सिविल्स डिकोड। आज इस लेक्चर में हम लोग फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में सिक्स्थ शेड्यूल के साथ इसका कंपैरिजन भी देखेंगे, बिकॉज लास्ट वाले पीवाईक्यू जब हम देखते हैं तो 2022 और 2015 में दोनों के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमन क्या है। तो देखिए, आर्टिकल 244 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जो फर्स्ट प्रोविजन है वो बात करता है फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। जो इसका सेकेंड क्लॉज है वो बात करता है आपके सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे आपको शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज नजर आ रहे होंगे। दरअसल जो आपका फिफ्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शेड्यूल एरियाज के मैनेजमेंट के बारे में बोलता है। जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो ट्राइबल एरियाज के मैनेजमेंट के बारे में बोलता है। शेड्यूल्ड एरियाज में भी ट्राइब रहती हैं, लेकिन कुछ राज्य इसमें जो कवर नहीं किए जाते हैं वो आपके ट्राइबल एरियाज में सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर आते हैं। इसको भी आगे देखेंगे। सबसे पहले फिफ्थ शेड्यूल को देखते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में हम लोग शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मैनेज करने की और एडमिनिस्टर करने की कोशिश करते हैं। इन एरियाज में पर्टिकुलरली आपके ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। हमने इनके मैनेजमेंट के लिए अलग से क्यों शेड्यूल बनाया है? क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो अभी भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ नहीं जुड़ पाई हैं, राइट? वो बहुत ज्यादा अभी भी बैकवर्ड हैं, इसलिए उनको अच्छे से फॉरवर्ड लेके आने के लिए हमने ये फिफ्थ शेड्यूल रखा। फिफ्थ शेड्यूल आप ध्यान रखेंगे कि हर एक राज्य में लागू हो सकता है जहां जहां पे शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किए जाएंगे, लेकिन 4 राज्य आपके जो हैं असम, फिर आपका मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य वो हैं जहां पे कभी भी आपका फिफ्थ शेड्यूल लागू नहीं होगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के किसी भी राज्य में शेड्यूल्ड एरियाज को डिक्लेयर किया जा सकता है। आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 कहता है कि फिफ्थ शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शेड्यूल्ड एरियाज में अप्लाई होगा और जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं वहां अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में जहां भी ये रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब वहां ये लागू हो जाएगा। इसका एक प्रावधान है, इसको लागू कौन करता है उसके हिसाब से एरिया लागू किए जाते हैं। सो हु डिक्लेयर द शेड्यूल्ड एरिया? आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा शेड्यूल्ड एरियाज को डिक्लेयर किया जाता है। क्या प्रेसिडेंट शेड्यूल्ड एरियाज जो डिक्लेयर किए गए हैं उनको ऑल्टर कर सकते हैं? मतलब उनकी जो बाउंड्री है उसको बदल दिया, शेड्यूल्ड एरिया छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया? तो आंसर इज यस, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो गवर्नर का रिकमेंडेशन या गवर्नर का सपोर्ट लेते हैं। उसके बाद क्या वो कैंसिल कर सकते हैं शेड्यूल एरिया को? यानी कि किसी को शेड्यूल एरिया आज डिक्लेयर किया, 2 महीने बाद निकाल दिया उस एरिया में, उस कैटेगरी में से, तो डेफिनेटली कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रेसिडेंट जो है वही डिक्लेयर करते हैं शेड्यूल एरिया को, वो ऑल्टर भी कर सकते हैं और वो कैंसिल भी कर सकते हैं शेड्यूल एरियाज को। एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट और सेंटर की, वो शेड्यूल्ड एरियाज जो है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर उनमें क्या क्या रहती है? तो देखिए, जो स्टेट है उसके पास ये पावर रहती है कि फिफ्थ शेड्यूल के जो एरिया है उनको वो मैनेज करेंगे, साथ के साथ गवर्नर जो है वो उन एरियाज की रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो फिर सेंटर क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन जारी करती है कि किस तरीके से आपको शेड्यूल्ड एरियाज को मैनेज करना है। ये डायरेक्शन राज्यों को जारी की जाती है। तो अगर राज्य को ही मैनेज करना है तो हमने अलग से क्यों इन एरियाज को डिक्लेयर किया? राज्य तो बाकी भी सारे राज्य को मैनेज करता है, आप ये सोचेंगे। तो दरअसल जो राज्य यहाँ पे मैनेजमेंट करता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर उसकी रहती है ऑन द शेड्यूल्ड एरियाज, वो डायरेक्ट नहीं रहती है, वो इनडायरेक्ट रहती है, क्योंकि ज्यादा पावर जो रहती है वो आपकी रहती है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पास। अब इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए, हर एक राज्य में जहां पे शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं वहां हमारा पर्पस है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का हमें वेलफेयर इंश्योर करना है। वहां पे आपकी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल उन एरियाज में भी बनाई जा सकती है जिनको शेड्यूल्ड एरियाज तो डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन उस राज्य में ट्राइब्स रहती हैं। तो जहां सिर्फ ट्राइब्स रहती हैं पर शेड्यूल्ड एरिया वो नहीं है, तब भी वहां ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। लेकिन इस वाले केस में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने के लिए प्रेसिडेंट का डायरेक्शन जरूरी होगा। प्रेसिडेंट के बिना ये वाली ट्राइब्स की जो काउंसिल है वो नहीं बन सकती। तो शेड्यूल्ड एरिया में ऑटोमेटिकली ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होगी, हमें पता है, लेकिन जहां पे ट्राइब्स हैं वहां ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल तभी होगी जब प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेंगे। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से आपके जो 3/4 मेंबर हैं वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते हैं। तो देखिए, अब हो गया ना इंश्योर कि स्टेट की असेंबली में ही ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के यानी ट्राइब्स के कुछ लोग बैठ रहे हैं जाके, तो वो ट्राइब्स की जो भी क्या बोलते हैं क्वेरीज हैं उन सब का ध्यान रखेंगे, उनके ग्रीवेंसेस को वहां पे लेजिस्लेचर में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम 20 मेंबर्स में से 3/4 जो है
वो अल्टीमेटली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ही हिस्सा हो जाते हैं। इसलिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बहुत करीबी तरीके से ट्राइब्स की जो भी दुख होते हैं उनको एड्रेस कर सकती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकती है। अब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है, जो भी इसके प्रेसिडेंट को चुनने का प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस को तय करने की पावर किसके पास होती है? तो ये सब तय करते हैं आपके गवर्नर। तो गवर्नर के पास ये पावर होती है, वो डिसाइड करते हैं कि कितने मेंबर रहेंगे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में, इनके प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये सब गवर्नर के पास होता है। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज में कौन कौन से कानून लागू हो सकते हैं। क्योंकि हमने इन एरियाज को ट्राइब्स की कंजर्वेशन के लिए ही तय किया है, तो आम सी बात है यहाँ पे एज इट इज तो हम स्टेट के और पार्लियामेंट के जो कानून है उनको लागू नहीं कर सकते, कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। तो इस केस में जो पावर होती है ना इनडायरेक्ट मैनर में तय करने की, वो गवर्नर के पास होती है। गवर्नर अगर चाहे तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ अप्लाई होगा शेड्यूल्ड एरियाज में उसको रिपील कर सकते हैं, यानी वो वहां अप्लाई नहीं होगा ये कह सकते हैं, या उसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन ये अमेंडमेंट करना, ये रिपील करना कि कौन सा लॉ लागू होगा कौन सा नहीं एक्ट लागू होगा, ये वो तभी करेंगे जब उनको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा इनडायरेक्ट पावर टू द गवर्नर, नॉट द डायरेक्ट पावर। डायरेक्ट होती तो गवर्नर अपने मन से किसी भी लॉ को बोल देते कि ये वहां पे शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं होगा, ये ऐसे लागू होगा, पर उन्हें यहाँ पे प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो गवर्नर होंगे वो इन एरियाज के लिए पीस और गुड गवर्नेंस की रेगुलेशंस जो हैं वो मेंटेन करेंगे। इसके लिए वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की सलाह लेंगे। वो कौन सी रेगुलेशन हो सकती हैं? जैसे कि किसी भी नॉन ट्राइब अगर कम्युनिटी को लैंड को ट्रांसफर करना है तो उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स के बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजों पे रेगुलेशन बनाते हैं। फिर मनी लेंडर यहाँ पे कैसे आके बिजनेस करेंगे ये भी गवर्नर तय करते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की मदद से। तो इस तरीके से शेड्यूल्ड एरियाज में एज इट इज लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कुछ चेंजेस उनमें किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। Can non-tribal individuals or entity acquire the land in tribal area which are under the 5th schedule? तो आंसर इज नो। मैंने आपको पीछे बताया कि नॉन ट्राइबल लोगों को अगर ट्राइबल एरिया में लैंड खरीदना है तो उनके लिए वो मनाही होती है, क्योंकि गवर्नर के पास पावर रहता है इस चीज को तय करने का। तो एक्सेप्शन क्या हुआ? एक्सेप्शन यही हुआ कि वो नहीं खरीद सकते, लेकिन गवर्नर अगर चाहें तो कुछ एंटिटीज को अलाउ कर सकते हैं कि आप जाके, नॉन ट्राइबल है भले, आप जाके ट्राइबल एरिया में लैंड खरीद लीजिए, जो 5th शेड्यूल में आता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 5th शेड्यूल आज के टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन कौन से राज्य में लागू किया गया है? तो हर एक राज्य में तो शेड्यूल एरिया नहीं बनाए गए हैं, जहां ट्राइब्स रहती हैं वही बनाए जाएंगे, है ना। तो अभी तक हमारे 10 ऐसे राज्य हैं जहां पे शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। आगे बात करेंगे क्या पंचायत से रिलेटेड जो भी आपके कानून हैं वो शेड्यूल्ड एरियाज में एज इट इज लागू हो जाएंगे? तो आंसर इज नो, एज इट इज लागू नहीं होंगे। पंचायत को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद से। तो शेड्यूल्ड एरियाज में जो आपका पंचायत रिलेटेड रेगुलेशन लागू होता है उसको हम बोलते हैं पेसा एक्ट, जिसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। तो जो पार्ट 9 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विच इज रिलेटेड टू द पंचायत, वो आपका कब अप्लाई होगा शेड्यूल्ड एरियाज में? पेसा एक्ट के थ्रू अप्लाई होगा, डायरेक्टली एज इट इज अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो 6th शेड्यूल में आपकी जो डायरेक्ट पावर है ज्यादातर वो गवर्नर के पास दी गई है। गवर्नर ज्यादा डायरेक्ट पावर अटेन करते हैं, ज्यादा डायरेक्ट तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। अब 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे लागू होगा? तो मैंने आपको 4 राज्य बताए थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां पे 5th शेड्यूल जो है वो लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ही आपका ये 6th शेड्यूल जो है वो लागू किया जाएगा। हमने इनको अलग क्यों रखा? तो देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनको अलग से मैनेज करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो ट्राइब्स रहती हैं उनका कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वो काफी ज्यादा बैकवर्ड भी है कुछ एरियाज में, उनको अलग तरीके से ध्यान देने के लिए हमने इन 4 राज्यों को 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। तो आर्टिकल 244 का जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ट्राइब्स को मैनेज किया जाएगा। ये जो ट्राइबल एरियाज होंगे इन राज्यों में, इनको ऑटोनॉमस ट्राइबल एरियाज कहा जाता है। ये ऑटोनॉमस तरीके से, इनको बहुत ऑटोनॉमी होती है, बहुत खुली छूट होती है, उस तरीके से काम करते हैं। उतनी खुली छूट आपको शेड्यूल्ड एरियाज में देखने को नहीं मिलेगी अंडर 5th शेड्यूल, जितनी की आपको मिलेगी 6th शेड्यूल के अंदर देखने को। ठीक है, तो ऑटोनॉमस ट्राइबल एरियाज को 2 भागों में कई बार बांट दिया जाता है। ये आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, फिर होते हैं रीजनल काउंसिल। ये डिवीजन कैसे होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके मान के चलिए स्टेट्स हैं। इनके अंदर जितने भी आपके ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट के तौर पे काम करते हैं और उनमें ऑटोनॉमी होती है। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कौन करता है?
ये पावर होती है आपकी गवर्नर के पास। गवर्नर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करते हैं। गवर्नर चाहे तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बदल सकते हैं, इनकी बाउंड्रीज बदल सकते हैं। अब याद कीजिए फिफ्थ शेड्यूल में क्या था, प्रेसिडेंट थे जो शेड्यूल्ड एरियाज को डिक्लेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिक्लेयर करते हैं। फिर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल जो है वो चुनी जाती हैं। ये जो काउंसिल होती है इनके मेंबर्स मैक्सिमम 30 हो सकते हैं, 30 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। इन 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको नॉमिनेट करते हैं आपके गवर्नर, और बाकी जो 26 हैं उनको एडल्ट फ्रेंचाइज यानी डायरेक्ट इलेक्शन के वोट के थ्रू ही चुना जाता है, डायरेक्ट चुना जाता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, उसमें काउंसिल हो गई, काउंसिल के मेंबर ऑब्वियसली ट्राइब्स वाले ही होंगे, तो ट्राइबल एरिया अच्छी तरीके से यहाँ मैनेज हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो कि किसी एक राज्य के अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, वहां ट्राइब्स रह रही हैं, पर वहां बहुत सारी ट्राइब, 7-8 ट्राइब एक साथ रह रही हैं, तो 7-8 ट्राइब्स का कल्चर डिफर करेगा, हो सकता है उनके बीच में क्लैश भी हो, तो उनके बीच में ये क्लैश ना हो पाए इसलिए क्या किया गया है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फर्दर डिवीजन करके रीजन्स बना दिए जाते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल असम, असम में अगर डिफरेंट ट्राइब्स एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रही हैं तो वहां पे रीजन्स बना दिए जाएंगे, ये जो ब्लॉक्स हैं अलग अलग रीजन्स बना दिए जाएंगे। अब ये रीजन्स अलग बना दिए तो यहाँ पे बनेंगी आपकी रीजनल काउंसिल्स। तो रीजनल काउंसिल में क्या होगा, हर एक ट्राइब के मेंबर को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो उनके बीच में क्लैश नहीं होगा, वो अपने इंटरेस्ट को अच्छे से आगे रख पाएंगे। तो क्या होगा, गवर्नर ही तय करेंगे कि कौन कौन से ऑटोनॉमस रीजन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे जहां मल्टीपल ट्राइब्स रहती हैं, तो गवर्नर के पास पावर रहेगी। फिर रीजनल काउंसिल जो है वो आगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ ही मैच करते हुए, असिस्ट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए काम करती है। यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास काफी ज्यादा पावर रहती है, ऑटोनॉमी के नाम से ही क्लियर है। तो देखिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के पास अगर जुडिशियल पावर की बात की जाए तो जुडिशियल पावर ये है कि ये विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट सेटअप कर सकते हैं। ये कोर्ट इसलिए लगाते हैं ताकि इनके यहाँ पे जो ट्राइब्स रह रही हैं अगर उनके आपस में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो, कंफ्लिक्ट हो, तो ये कोर्ट जो है वो बैठ के उनके क्लेश वगैरह जो है उनको निपटा सकते हैं। तो क्या ये सारे के सारे केसेस सुनते हैं, जहां पे कैसा भी अपराध किया हो किसी ने, तो इनकी ट्राइब्स में से किसी ने कोई भी अपराध कर दिया हो, सारे केसेस इनके पास जाएंगे? ऐसा नहीं है। वो केस जहां पे सजा 5 साल या उसके ऊपर की हो सकती है, या जिन केसों में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, उन केसेस को विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट नहीं सुनता है, ये ध्यान रखना है। इतनी ऑटोनॉमी नहीं दी गई है, कुछ लिमिट लगाया गया है। अब हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, हाई कोर्ट कौन से केसेस की अपील यहां से ले सकता है, कौन से केसेस में इंटरवीन कर सकता है, तो हाई कोर्ट कहां कहां इंटरफेयर कर सकता है इन कोर्ट्स में जो कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट है, इसका डिसीजन भी गवर्नर के द्वारा लिया जाता है, ये भी गवर्नर तय करते हैं। तो याद कीजिए डायरेक्ट पावर टू द गवर्नर, ये चीज भी दिखाती है। अब यहाँ आपको दिख रहे होंगे 10 ऐसे एरियाज, डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 4 राज्यों में जो आज के टाइम पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्राइब्स मतलब ज्यादा रहती हैं और जहाँ पे ऑटोनॉमी दे रखी है डिस्ट्रिक्ट्स को। असम के अंदर आपके ये 3 है, नॉर्थ छचर, दा कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड। मेघालय में 3 है, खासी, जयंतिया, गारो। त्रिपुरा में 1 ही है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम में है चकमा, मारा और लाई डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, असम के अंदर यहाँ पे बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है, इसकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जहां देखा था हमने मैक्सिमम 30 मेंबर हो सकते हैं, बोडोलैंड वाला एरिया एक एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे 46 मेंबर होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। अब बात करते हैं पावर लॉज के रिलेटेड कौन सी है, लीगल पावर कौन सी है दोनों के बीच में। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के पास लीगल पावर ये है कि अगर ये चाहे लैंड के मैनेजमेंट को लेकर, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कानून बना सकते हैं, तो कानून बनाने का भी पावर इनको दे रखा है। लेकिन जो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट होगा उसके ऊपर ये कानून नहीं बना सकते क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। इसके अलावा ये काउंसिल जो है ये मनी लैंडिंग की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेडिंग की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए भी कानून बना सकती हैं। अच्छा, हमने देखा था 5th शेड्यूल में आपका ट्राइबल एरिया था। ट्राइबल एरिया जो ट्राइबल काउंसिल थी, क्या उसके पास पावर थी कानून बनाने की? उसके पास पावर थी तो, पर वो कैसे कानून बनाते थे, वहां से कुछ मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते थे, फिर वहां जाके कानून नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर के साथ मिलके बनाते थे। वो अपना अलग से कोई कानून नहीं बना सकते थे, जो आपकी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल थी, है ना। लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल खुद से कानून भी बना सकती है, दैट्स व्हाई दे आर मोर ऑटोनॉमस। एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर क्या है, देखिए ये लोग टैक्स लगा सकते हैं ट्रेड के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। इसके अलावा ये लाइसेंस दे सकते हैं माइनिंग को लेकर, ये स्कूल डिस्पेंसरीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब सवाल आता है क्या इनके एरियाज में भी पार्लियामेंट और स्टेट का जो कानून है वो एज इट इज लागू हो जाएगा?
तो आंसर है नहीं। अगर चाहे जाए गवर्नर अगर चाहें तो पार्लियामेंट और स्टेट के जो कानून होंगे वो मॉडिफाई करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरिया में लागू किए जा सकते हैं। एज इट इज उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इनका सलाह भी लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का सलाह मशवरा भी लिया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की जो पीवाईक्यू में हमने देखे थे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर पर्टिकुलर एरिया फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आ जाता है तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमने फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइब्स की बात करी, तो ये चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जो ट्राइब्स की बात करता है। पहला आंसर कहता है कि इसमें क्या होगा, आप लैंड को ट्राइबल एरिया से नॉन ट्राइबल लोगों में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया था, पर अगर गवर्नर चाहे तो एक्सेप्शन है, कुछ लैंड को ट्रांसफर करवाया जा सकता है। आगे का क्वेश्चन है आपका कि जो प्रोविजन है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो आपका बनाया गया क्यों बनाया गया, तो आंसर यही होगा, शेड्यूल ट्राइब्स है ना, यहाँ पे बाकी जगह ट्राइब का जिक्र नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी ये चीज जो थी वो बनाई गई थी। अच्छा, यहाँ पे पीछे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जो हमने यहाँ पे मिस कर दी। हाँ, आर्टिकल 244 जो है आपका, जो दोनों से डील करता है, फर्स्ट क्लॉज फिफ्थ शेड्यूल से, सेकंड क्लॉज सिक्स्थ वाले से, ये पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पार्ट का जिक्र यहाँ पे मैंने इसलिए किया क्योंकि पार्ट के ऊपर यूपीएससी इसी साल में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन शेड्यूल्ड पे, पार्ट शेड्यूल जो होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हो गए, उनको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। हो सका तो उनपे भी हम वीडियो लेके आएंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।